नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज़ के बारे में मैं चर्चा करूँगा, वो बहुत इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ उसके टेक्निकली बेसिस को यूज़ करके मैं किस तरीके से काम करता हूँ एज़ ए शॉर्ट टर्म में, एज़ ए स्विंग बेसिस में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर मैं हमेशा एक बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। क्यों सोचता हूँ मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, ओलेक्ट्रा गिनटेक को जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिला है, जिस तरीके से कंपनी को बसेस का ऑर्डर मिला है, वो सारे जितने सारे बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको भी इतना ऑर्डर नहीं मिला। चाहे वो अशोक लेलैंड हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो और भी कोई बस कंपनी हो, तो उसको इतना ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिला जितना ऑर्डर्स इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर्स ओलेक्ट्रा गिनटेक को मिला। तो लगातार इस कंपनी को बस बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑर्डर्स मिलते चले जा रहे हैं और कंपनी एक हैदराबाद बेसिस कंपनी है और 2000 से भी ज़्यादा इसका 2000 सालों में कंपनी स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बना रहा है और साथ ही साथ कंपनी और एक बिजनेस करते हैं, वो है इंसुलेटर, और वो भी इलेक्ट्रिक के जो इंसुलेटर होते हैं, तो वो भी कंपनी बनाते हैं। तो उसका बिजनेस मार्केट शेयर में बहुत कम है। सबसे ज़्यादा कंपनी बस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कंपनी उसके साथ साथ ट्रक्स भी बनाना स्टार्ट किया, वो भी इलेक्ट्रिक में चलने वाला ट्रक्स। तो इस सेक्टर में कंपनी पहले भी सबसे पहले एंटर हो चुके हैं और सबसे पहले इस सेक्टर के ऊपर काम भी कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज और रिटर्न ऑफ इक्विटी है, इस दोनों पॉइंट को अगर एक ध्यान से एक बात को देखें, तो बेसिकली कंपनीज का जो बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। देखिए कभी कभी होता क्या है, कुछ कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत हाई होता है फिर भी शेयर भागते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी लोग खरीदना चाहते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल की तरफ हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए अपने एक दुकान में गया और एक छोटे से दुकान में गया जहाँ पे आपका एक खाने का ऑर्डर दिया आपने, तो वो खाने का प्राइस मान के चलिए 500 रुपया आपका टोटल बिल हुआ। और वही खाना अगर आप 5 स्टार होटल में जाकर खाएंगे, सेम टू सेम खाना अगर 5 स्टार होटल में जाकर खाएंगे, शायद आपको 15 से 20 हज़ार का बिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, सेम खाना आपको 5 स्टार होटल में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा प्राइस, और देखा जाए तो और छोटे से दुकान में वो 500 में मिल जाएगा। तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इतना डिफरेंस ये है कि प्रोडक्ट का वैल्यूएशन जगह पे चेंजेस होते हैं। तो उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट का डिमांड हो, उस प्रोडक्ट का डिमांड हो, तो वो ऑब्वियसली उसका ग्रोथ ज़रूर होगा। जैसे आप देखेंगे इस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है। कंपनी देखिए 82% रेवेन्यूज़ इलेक्ट्रिक बसेस से ही कमा रहा है और इलेक्ट्रिक बसेस का डिमांड इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जितने सारे पेट्रोल, डीज़ल में चलने वाला गाड़ियाँ है, बेसिकली डीज़ल में चलने वाला गाड़ियाँ है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करने वाला है? बंद करने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2047 इस ईयर के पहले ही कार्बन इमिशन को ज़ीरो करने वाला है। तो कार्बन इमिशन को ज़ीरो तो 2070 में करने वाला है और 2047 में कार्बन इमिशन का बहुत हद तक कम करने का वो प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जितने सारे बसेस है, जितने सारे कार्स है, तो उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे और अदर्स जो सीएनजी, मतलब इथेनॉल का भी यूज़ करेंगे जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम हो। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए ओलेक्ट्रिक इंटेक को एक पॉजिटिव थिंकिंग जरूर मिलता है। तो बेसिकली कंपनी के जो रिजल्ट है आप देखेंगे, सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत शानदार देखने को मिला। मान लेते हो कंपनी ने कर्जा लिया, उसके बेसिस में कंपनी को पेमेंट भी करना पड़ा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट कम तो हुआ, मगर कभी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ जो कंपनी के लिए एक बिग फॉल देखने को मिल सकता था। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो भी देखिए तगड़ा बाइंग कर रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग करना स्टार्ट कर दिए। म्यूचुअल फंड भी उसके साथ साथ एफआईसी भी अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग करते हैं और पब्लिक भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे सॉरी प्रोमोटर भी इस कंपनी के अच्छा खासा होल्डिंग लेकर रखा है और पब्लिक के पास 42% के आसपास होल्डिंग है। तो बेसिकली हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मुझे ट्रेड मिला था, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स मिला। देखिए जब भी कोई आपको इस तरीके से पैटर्न्स देखने को मिले जहाँ पे एक लंबा सा कप मिले और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न, कप का मतलब क्या है कि ऊपर साइड में टच होना चाहिए और यहाँ पे भी टच होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कप बना इस तरीके से टच होने के बाद, और फिर से देखिए यहाँ पे रिवर्स करके और एक पैटर्न क्रिएट किया जिसको कहा जाता है हैंडल। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद मैंने एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया और शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया
और टारगेट कोई छोटा-मोटा नहीं था, 29% के आसपास टारगेट था, इज़िली वो टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए कंपनी फिर से ऊपर से नीचे आया और एक रेंज कंपनी क्रिएट कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से अगर रिवर्स करके इस हायर लेवल तक 2219 तक अगर टच करे तो फिर से एक कप बन सकता है, उसके बाद एक भी हैंडल भी कंपनी बना सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के, वो जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 43,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 160 के आसपास है। कंपनी के पी रेशियो 49 के आसपास है। आरओसी आरओई कंपनी को जबरदस्त देखने को मिला। मगर बेसिकली कंपनीज के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का बुक वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ वहाँ पे भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डेटा आपको अवेलेबल नहीं दिखेगा, जैसे इन्वेंटरी डे बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं और डेटर्स डे भी इंपॉर्टेंस है। अभी देखिए इसको कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे रेशियोज में देखने को मिलेगा। रेशियोज में देखिए डेटा अवेलेबल नहीं है। इन्वेंटरी का डे का मतलब क्या है, मान के चलिए कंपनी ने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचा और कस्टमर कितने दिनों में उसको पैसा वापस किया, इसी को कहा जाता है डेटोस डे। तो डेटोस डे बहुत इंपॉर्टेंस है। और इन्वेंटरी डे मतलब जो प्रोडक्शन कंपनी कर रहे हैं उस प्रोडक्शन करने में कंपनी को कितना दिन लग रहा है। तो ये सारे डेज अगर कम हो तो कंपनी का जो बिजनेस साइकिल्स है वो ठीक ठाक चल रहा है। अगर ये सारे डेज अगर ज़्यादा हो तो कंपनी के ऊपर खतरा बन सकता है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस कंपनी के एक पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा, कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और इरिडा कोई छोटा मोटा कंपनी है और ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। एक बड़ा सा कंपनी है और कंपनी में ग्रोथ इसीलिए होने का चांसेस है क्योंकि इस सेक्टर में जो डिमांड है वो लगातार बढ़ने का चांसेस देखने को मिलेगा। और बाकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को मैं जरूर कहूँगा, कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो आप देखेंगे तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो आपको इस तरीके से दिखेगा, जैसे कंपनी के बोरिंग्स 18,000 से बढ़ के 40,000 तक कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिले। और उसी तरीके से अगर आपको CWIP दिखे तो CWIP में 144 करोड़ के आसपास CWIP देखने को मिला, मतलब 130 से 144 करोड़ के आसपास CWIP देखने को मिला, मतलब अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला है। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FHDS पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिले, जैसे प्रोमोटर के पास भी है, FHDS पब्लिक हर किसी के पास है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी कंपनी रिक्सी कंपनी मुझे नजर नहीं आते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर जब भी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया और बड़ा सा एक टारगेट दिया। जब से कंपनी का एंट्री हुआ तब से लेकर हायर लेवल तक देखो तो कंपनी ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी अच्छा खासा जर्नी हुआ है। अभी देखिए मैं आपको ये भी बता रहा था कि कंपनी जिस तरीके से लोअर लो बनाते बनाते नीचे आए थे और एक स्ट्रांगली सपोर्ट को वो फेस किया, उसके बाद देखिए कंपनी बाउंस बैक भी किए। अभी इस लेवल को ब्रेकआउट करना बहुत मतलब कंपनी को हार्ड स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांग है, कि स्ट्रांग लेवल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 178 के आसपास इस कंपनी का लेवल जो है वो स्ट्रांगली लेवल है। इस लेवल को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके मतलब यहाँ पे देखिए ब्रेक करने से पहले एक पैटर्न भी बनने जा रहा है कुछ इस तरीके से। देखिए कप तो बन चुके हैं, अभी देखिए यहाँ से अगर रिवर्सल करके ब्रेकआउट करे तो इसका मतलब कंपनी के एक हैंडल भी पैटर्न बन जाएगा। तो कप विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं पहले से एक मार्किंग आपको करके रखा हूँ, तो आप इस मार्किंग को जरूर याद रखिएगा, पहले कप बना है। अभी जब भी हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर से एक बार एक एंट्री लेने वाला हूँ। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस कंपनी की अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी और बैंक्स दोनों कंपनीज के बहुत अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि आज जितने काम इंडिया में हो रहा है वो सारे के सारे बैंक्स के ट्रांजेक्शन के माध्यम से हो रहा है। देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली एक फाइनेंस कंपनी है, और सॉरी एक देखा जाए तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक पॉजिटिविटी होता है। इसमें क्या पॉजिटिविटी है, क्योंकि आरबीआई के कुछ रूल्स है, जो रूल्स यहाँ पे मतलब कंपनीज को जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग देता है, क्योंकि बड़े अगर बैंक होता तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट चार्जेस नहीं कर पाते। दूसरी बात, कंपनी का जो कोई भी लोन लिया जाए तो उसका जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो बाकी बैंक्स नहीं ले सकते, मगर स्मॉल फाइनेंस बैंक उसका चार्जेस ले सकते हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे मोटे लोन देते हैं तो इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होता है, जिसके चलते इस तरीके से बैंक्स में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को आपको मिलेगा। इस हफ्ते में एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो इसी तरीके से एक छोटे बैंक के ऊपर। जरूर वीडियो को देखना, बहुत स्ट्रांग कंपनी है मुझे लगता है, क्योंकि उस कंपनी फ्यूचर में एक मल्टी बिगर कंपनी बनने का दम रखते हैं। तो बाकी आप उस कंपनी के मतलब उज्जीवन
स्मॉल फाइनेंस के ऊपर आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर कमेंट्स करना। मुझे इस कंपनी बहुत स्ट्रांग इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी के देखिए किसी भी एक साल में कंपनी का रेवेन्यूज कम देखने को नहीं मिला, इंटरेस्ट भी कंपनी पॉजिटिवली रखा और नेट प्रॉफिट कंपनी के जो नेगेटिव में था वो बढ़ते बढ़ते आज 3,300 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत शानदार हुआ और सबसे जो बेस्ट पॉइंट है कंपनी के एनपीए जो एक टाइम 3% के ऊपर चला गया था, आज सिर्फ 0.17% के आसपास एनपीए है। मतलब कंपनी बिजनेस किस लेवल तक लेके आए। आज कंपनी की जो प्राइस है उस बेसिस में कंपनी एक सस्ते प्राइस में कंपनी का डेटा देखने को मिला और मुझे लग रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बहुत तेजी से एक बहुत बड़ा होने का चांसेस पोटेंशियल लगते हैं। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। और बेसिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं किस लेवल में मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैं एक बार आपके सामने ही चार्ट पैटर्न को ओपन करके दिखाता हूँ। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए चार्ट कुछ इस तरीके से बना। यहाँ पे देखिए बहुत दिनों से एक पैटर्न्स बन रहा है, एक लंबा सा जर्नी, मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब से कंपनी का हाई था, जब से कंपनी स्टार्टिंग हुए थे तब से लेकर बिग क्रैश हुआ, उसके बाद कंपनी देखिए किस तरीके से रिकवरी किया। तो यहाँ पे कब बना, उसके बाद एक हैंडल, दोबारा 3 बार यहाँ पे हैंडल बना और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे फिर से एक बार हैंडल बनने का तैयारी कर रहे हैं। और देखिए बार बार वो 200 डेज ईएमए को वो रिटेस्ट कर रहे हैं, मतलब 200 डेज इसका स्ट्रांगली सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं जा पा रहे क्योंकि कंपनी का वॉल्यूम वीक हो रहा है जिस लेवल में कंपनी नीचे आए थे। तो यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस है, अगर यहाँ से रिवर्सल करे तो एक बड़ा सा टारगेट बनेगा, एक बड़ा सा टारगेट लेकिन मैं चलूंगा 110 रुपीज़ के आसपास। तो इस तरीके से टारगेट मुझे मिलने का चांसेस है। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सुक्रो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो एक 350 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी के जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के एक अपडेट में आपको दिखा दूँ, कंपनी बोनस देने वाला है और बोनस मिलेगा 19 अप्रैल में। तो कंपनी का बोनस कितना मिलेगा, एक के बदले 3 शेयर कंपनी बोनस देने वाले। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर मतलब काम करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करिए उसके बाद काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ। मेरा काम है सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना और मेरा काम है, मेरा खुद का जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।